दिल्ली के चांदनी चौक सुप्रसिद्ध एरिया में जन्मे। बचपन उन्हीं गलियों में गुजरा। एक प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने से आने वाले डॉक्टर प्रदीप जैन, शायद परिवार में कोई सदस्य यह जानने मानने को तैयार ना हो कि पारिवारिक व्यवसाय को छोड़कर लड़का शिक्षक जैसे पद पर जाए, लेकिन उन तमाम बाधाओं पर, उन तमाम संशयों पर विराम पाते हुए डॉक्टर प्रदीप जैन ने अपने जीवन में जो तय किया, उससे न केवल उनका अपितु आज सहस्त्रों नहीं बल्कि लाखों शिक्षकों का, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे समुद्र में स्थित कोई प्रकाश स्तंभ हजारों लाखों जहाज़ों को दिशा सूचक बनकर उनकी दिशा निश्चित निर्धारित करता है। तो आइए बातचीत के इस दूसरे चरण को आगे बढ़ाते हुए हम मुखातिब होते हैं, मिलते हैं और उनकी जीवन यात्रा और व्यावसायिक यात्रा के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। तो जैसा मुझे पिछले साक्षात्कार या भाग 1 उसको हम कह सकते हैं, से ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन ने, पारिवारिक सदस्यों ने आपको बेहद साथ, सहयोग, समर्थन दिया। उसके बाद एक जीवन आपका शुरू होता है जो एक शिक्षक के रूप में आपकी यात्रा शुरू हुई। तो दून स्कूल जो न केवल भारत का, एशिया का, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक प्रतिष्ठित जाना पहचाना नाम, जिसके विद्यार्थियों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी रहे और अनेक राजनेता, अनेक नौकरशाह और ना जाने कितनी हस्तियां उस विद्यालय से निकली। तो उस विद्यालय में पढ़ाने का और उस विद्यालय के दौरान आपके जो अनुभव रहे, उनको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, दून स्कूल एक बहुत सुखद याद है मेरी। 88-89 में वहाँ गया था, वहाँ मेरी नियुक्ति हुई, जो अपने आप में मैं तो एक सहज भाव से चला गया था। मुझे बिल्कुल भी ये भान नहीं था कि वहाँ मेरा ही चुनाव होगा। मुझे बताया गया था कि 300-350 एप्लीकेशंस आई थी। अच्छा। और उसमें मैं अंतिम 10 में और फिर अंतिम 10 से मैं 1 में आया। तो एक बहुत सुखद आश्चर्य था। और चितरंजन दास जी के पोते शोमी दास वहाँ के प्रिंसिपल थे। मुझे आज भी याद आता है कि बिल्कुल ओपन में, खुले में, जनवरी का महीना रहा होगा, बहुत ठंड जबरदस्त थी, ओस पड़ रही थी और खुले में बैठ के उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, जो वहाँ के विभागाध्यक्ष थे और प्रिंसिपल थे और डीन थे। तो बड़ी सुखद यादें वहाँ की हैं। अलग से घर वहाँ का मिलना और उस पूरे बंगले से मसूरी की पहाड़ियाँ नजर आती थीं, जिनसे प्रभावित होकर मैंने रतिरंग नाम का एक काव्य संग्रह भी लिखा वहाँ पर। और वहाँ के विभागाध्यक्ष जो उस समय के थे, और बाद में डॉक्टर ब्याला, सुदेश ब्याला जी का बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला, बहुत सीखने को मिला, क्योंकि उस समय मेरी उम्र कोई 26-27 साल रही होगी और शादी मेरी हो चुकी थी उस समय में। और पूनम जो मेरी वाइफ थी वो डलहौजी में थी और मैं देहरादून में था, और दिल्ली, यानी 3 डी हमारे साथ जुड़े हुए थे, दिल्ली, डलहौजी और देहरादून। तो वहाँ मैं गया। और चौथा दून, और चौथा दून स्कूल के साथ में था ही, स्कूल का नाम भी दून स्कूल साथ में जुड़ा। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे लिए वो पहला बहुत बड़ा स्कूल था, जो बहुत 100 एकड़ से भी अधिक उसका परिसर था, और रात को निकलते हुए भी डर लगता था, कहा जाए। बच्चों से बड़ा स्नेह, प्रेम, बहुत आत्मीयता, क्योंकि वहीं पर हमें रहना होता है। और एक आवासीय विद्यालय में, एक रेजिडेंशियल स्कूल में किस तरह काम किया जाता है, ये मैंने सारा वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति मेरी दून स्कूल से ही शुरू हुई। तो बड़ी सुखद और अच्छी यादें मेरी दून स्कूल की। तो डॉक्टर साहब, ऐसा क्या कारण या कोई तथ्य रहा जिसको
दृष्टिगत रखते हुए आपने उस विद्यालय से अपनी यात्रा को विराम दिया? इसके कई कारण थे जी। जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई हिंदी संस्कृत के जो अध्यापक हैं वो आवासीय विद्यालयों में पढ़ाते हैं, तो हो सकता है मेरे वक्तव्य को वो किसी और ढंग से लें, लेकिन मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ जो उस समय मेरे विचार थे। जी। असल में एक आवासीय विद्यालय ना एक 5 स्टार जेल है। 5 स्टार जेल का मतलब होता है कि आप ना तो वहां से बाहर जा सकते हैं, ना बच्चे, ना आप तो जा सकते हैं एज अ टीचर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 24 घंटे वहां रहना है। कोई छुट्टी आपकी नहीं है। शनिवार इतवार का भी दिन है या कोई होली या दिवाली है, आपको वहीं बच्चों के साथ मनानी है। आपका अगर कोई परिवार है या तो वो आपके साथ वहां रहे, लेकिन अगर आप चाहें कि आप वहां से 1-2 दिन की छुट्टी लेकर के आ सकें, वो चीज संभव नहीं थी। अच्छा, कुछ मजबूरियां भी वहां होती हैं आवासीय विद्यालय की, कि आपको ब्रेकफास्ट बच्चों के साथ करना है, लंच के लिए भी वहां रहना है, डिनर के लिए जाना है, हाई टी के लिए जाना है। तो कई ये चीजें थी जो आप सिर्फ बच्चों के होकर रह गए। आपका व्यक्तिगत जीवन वो बहुत कुछ मैंने महसूस किया, क्योंकि दिल्ली वाला हूँ। तो दिल्ली वाले हम लोग हैं, तो हम तो खुले आजाद ख्याल के आजाद ख्याल के, आपने ठीक कहा, बिल्कुल आजाद ख्याल के साथ विचार भी। तो और तो वहां नहीं, वहां तो जैसा है उसको ही आपको स्वीकार करना है। और दूसरी बात ये थी, मैं खेलों में बिल्कुल नहीं था। और आपको जाते ही अगर हॉकी का इंचार्ज बना दिया जाए, स्विमिंग के लिए आपको कह दिया जाए, तो मेरे बस की थी नहीं। तो कई काम ऐसा मुझे लगा कि मैं अन्याय कर रहा हूँ विद्यालय के साथ भी, मुझे छोड़ देना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे भी कहा कि हम शादी जब बाद में हुई, तो फिर मेरी पत्नी ने कहा कि भाई मैं डलहौजी छोड़ती हूँ, आप देहरादून छोड़े, हम अपने परिवार के साथ रहे। तो मैंने अपने परिवार को वरीयता दी, और परिवार को वरीयता देने के लिए मैंने स्कूल के नाम को नहीं देखा, क्योंकि बहुत सुविधाएं वहां पर थी। तो उसको छोड़ करके हम दोनों ही दिल्ली परिवार में आ गए। अच्छा, तो दिल्ली आने पर, क्योंकि दून जैसा नाम छोड़ना, वो लगभग आज की यदि समय के हिसाब से या आज के जो नई पीढ़ी है उसके हिसाब से मैं कहूँ, यदि कोई बच्चा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में गूगल में लग जाए और वो ये कहे कि नहीं जी मैं गूगल से डिजाइन कर रहा हूँ, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी विरोधाभास वाली बात होगी। और लगभग 98% लोगों के लिए ये बड़ा आश्चर्यजनक फैसला होगा। तो आपको क्या लगा उसके बाद? जब मैं इस्तीफा मैंने अपने जन्मदिन वाले दिन दिया था 19 नवंबर, तो जब मैं वो रिजाइन लेके गया और सारे वहाँ टीचर्स को पता लगा, तो वो मुझे शक्ल देखने लगे बार बार। उन्होंने कहा जैन साहब आप दून स्कूल में हैं। उनके ये वर्डिंग थे, मुझे याद आता है। एक मेरे बिल्कुल बराबर में जो उनका बंगला था, वो वहाँ हेडमास्टर वाइस प्रिंसिपल थे, डिप्टी हेडमास्टर जिसको कहा जाता है, उनको जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। वोहरा शब्द, अगर मैं नाम ठीक से याद कर रहा हूँ, वोहरा जी उनका नाम, बड़े रिस्पेक्टेड, बहुत अच्छे इंसान। तो मैं जब रिजाइन मैंने उनको दिया, तो उन्होंने मेरी शिकायत किया था, आप दून स्कूल छोड़ रहे हैं, लोग आने के लिए तरसते हैं। उन्होंने कहा आपका हमने चयन, इंग्लिश में बोल रहे थे वो, कि आप 300-350 लोगों में चुने गए हैं, आप एक बार फिर इसको दोबारा सोचिए। लेकिन मैं सोच के ही गया था कि मुझे छोड़ना है, तो वो मैंने छोड़ा। और मैंने मोह नहीं किया, मैंने परिवार के साथ रहना ज्यादा उचित समझा। और मुझे लगा कि अब अगर योग्यता है तो कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल में नौकरी मिल ही जाएगी, जो बाद में संभव भी हुआ। तो उसके बाद शायद कुछ यहाँ वहाँ के विद्यालयों में काम करने के उपरांत आप फिर देश के लगभग उसी प्रतिष्ठामय वातावरण में पहुंचे और मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से आपकी शुरुआत हुई। जी बिल्कुल ठीक। तो वो यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? देखिए, मॉडर्न स्कूल में तो मैं पिछले 32-33 सालों से हूँ, ये आप जानते हैं। जब मैं आया था तो युवा था, अब जा रहा हूँ तो प्रौढ़ हूँ, वृद्ध नहीं कहूँगा, प्रौढ़ कहूँगा अपने आप को, मैं हूँ। और मॉडर्न स्कूल ने बहुत सिखाया। मॉडर्न स्कूल मेरे लिए एक मैं ये कहूँ स्वर्ग रहा। मैं बना भी वहीं, और जो मैं आज हूँ, अगर मेरी पहचान देश और विदेश में है, तो उसमें मॉडर्न स्कूल का बहुत योगदान है। जब मैं यहाँ आया था 1991 में, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था 7 जुलाई को, तो उस दिन से मेरा एक अलग प्रकार का शिक्षण, एक अलग प्रकार की दुनिया का एक दूसरा रूप मेरे लिए शुरू हुआ। मैं दून स्कूल से आया था तो वो यादें थी, लेकिन मॉडर्न स्कूल में अगर आया तो ये हमारा रेजिडेंशियल नहीं है। रेजिडेंशियल बहुत कम बच्चे रहते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे बच्चे 95% बच्चे हमारे डे स्कॉलर्स हैं, जो रोज आते हैं और घर जाते हैं।
तो हमने बच्चों से बहुत सीखा, हमने अध्यापकों से बहुत सीखा, मैनेजमेंट से सीखा, प्रिंसिपल से सीखा, अपने साथियों से सीखा। तो वहाँ मॉडर्न स्कूल ने हमें करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में हमको सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, मुझे एक क्लास में खड़ा होना सिखाया कि 40 बच्चे सामने मेरे बैठे हैं, मुझे किस तरीके से पढ़ाना है। मैं रोज़ नए नए प्रयोग करता था बच्चों के साथ। मुझे अपना स्टार्टिंग का बैच याद आता है, जो सबसे पहला बैच 1991-92 में था। मैं इस कदर कक्षा के अंदर बच्चों को बताता था कि मैं 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास के बच्चों को कितना कुछ दे दूं। मतलब मैं अपने आप को झोंक देता था। फिर मुझे टीचर्स ने मुझे एक बार बताया, मुझे अच्छी तरह याद आता है, हमारे चतुर्वेदी सर थे हिंदी के हेड, तो कई बार वो क्लास से गुजरते थे, हेडमास्टर भी रहे वो। तो उन्होंने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया, उन्होंने मुझे कहा, प्रदीप देखो, जितना तुम जोर जोर से बोलते हो, जितना तुम ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हो, तुमने कभी सोचा है कि उनको उन तक वो बात पहुंच भी रही है, या तुम अपने को ही पढ़ा रहे हो? जो उन्होंने वर्डिंग कहा कि अगर हम ज्यादा क्लास में बोल रहे हैं तो हम अपने को पढ़ा रहे होते हैं। तो चतुर्वेदी जी ने कहा कि प्रदीप तुम अपने को रिवाइज कर रहे हो। तुम उनको कुछ नहीं, क्योंकि 6ठी क्लास का बच्चा ये कॉन्सेप्ट जान रहा है या नहीं, तुम तो अपना ज्ञान दिखा रहे हो। वो दिन है मनीष जी, और आज का दिन है, मैंने इस चीज को पकड़ लिया कि मेरी पीएचडी, मेरा एमफिल, मेरा AA, MA, ये सब एक तरफ है, और मुझे बच्चों के स्तर पर उतरकर एक्टिविटीज के माध्यम से मुझे उनको पढ़ाना होगा। उस दिन का दिन है, और जब पिछले दिनों मेरे आखिरी दिन थे, आखिरी दिन तक मैंने उन गतिविधियों को, उन एक्टिविटीज को, उस रोचक शिक्षण को, ये किताब भी आप देख रहे हैं, मैं देख रहा था, और रोचक गतिविधियां, इस किताब को पढ़ करके मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और ये तो पूरे बहुत कुछ सीखा है। हर टीचर होगा जिसके पास ये किताब होगी। बिल्कुल। और जिन जिन लोगों से मेरी इस पुस्तक के बारे में बात हुई है, मुझे लगता है कि सभी को इस पुस्तक ने कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ ना कुछ नया करने का एक उत्साह दिया, एक प्रेरणा दी है। तो ये अनुभव मेरे जो दून स्कूल और मॉडर्न स्कूल के हैं, वो इस पुस्तक में समाहित है। तुमने ठीक कहा, आपके माध्यम से ही कई लोगों तक ये किताब पहुंची थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी इस किताब की बहुत मांग बनी रहती है, लोग इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं कक्षा के अंदर। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने अनुभवों को दूसरों से बांट पाया। अच्छा, मॉडर्न स्कूल में मेरे ख्याल से जहाँ तक, क्योंकि 32 साल का एक समय जो है वो बहुत बड़ा समय होता है जी, और जहाँ तक पब्लिक स्कूल्स की बात है, इस दौरान में मेरे ख्याल से कम 4 या 5 प्रिंसिपल जी के साथ आपका जो है काम करने का अनुभव रहा होगा जी। तो इन सब ने, या इन सब के बारे में क्या विचार श्रृंखला बनी, या कहाँ पर किस ढंग से आप उनका विश्लेषण करते हैं? विश्लेषण मैं क्या करूं, ये तो आपको प्रिंसिपल से पूछना चाहिए कि उनका अनुभव मेरे साथ कैसा रहा। मेरा अनुभव उनके साथ नहीं, उनका अनुभव कितना मेरे साथ मृदु रहा या कटु रहा, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन आपने ये प्रश्न पूछा है, तो मनीष जी ये बात तो आप मानेंगे कि दौर एक अपना आता है, और अपना दौर में हर एक प्रिंसिपल तैयार भी होता है जी। जब मैं मॉडर्न स्कूल में गया तो बख्शी जी प्रिंसिपल थे, तो उनसे तो बड़ा खौफ मुझे लगता था। अच्छा, मैं पतला सुकड़ा सा लड़का गया हुआ था, तो बड़ा खौफ। वो कभी राउंड वाउंड पे नहीं आते थे, बहुत कम आया करते थे, लेकिन उनका खौफ ऐसा था कि ऐसा लगता था कि वो आपके कमरे के बाहर खड़े हैं। तो उनका बड़ा खौफ था। लेकिन उनसे हमने, बाद में मेरे उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे, कई बार वो घर भी आए। उनकी पत्नी मिसेस बख्शी मेरे साथ टीचर रही हिस्ट्री की, तो उन बख्शी जी 5 साल ही रहे, वो 95-96 तक रहे। तो उनसे मैंने कार्यशैली और कार्य पद्धति सीखी, जो एक, और बहुत अच्छे संबंध रहे। वो डांटते भी बहुत थे, कई बार डांटा भी उन्होंने, छुट्टी लेने पर मुझे डांटा था, मुझे याद आता है वो दिन। तो वो दिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि किसी टीचर को ऐसे डांटा भी जा सकता है। तो मुझे लगा कि मैं कहाँ से, मतलब छलांग मार दूं, मर जाऊं, गिर जाऊं, ऐसा मन में ख्याल आया। लेकिन फिर वो जब मैंने उनकी, जैसे एक नारियल होता है ना, वो बाहर से कठोर भीतर से मधुर, तो वो उनका स्वभाव निकला। जब व्यक्तिगत बातें हुई, मेरी मम्मी के हाथ के पकौड़े उनको बहुत अच्छे लगते थे। कई बार वो मेरे घर आए, बाद में रिटायरमेंट के बाद मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो एक उनका अनुभव। बाद में भाटिया जी आए, जो हमारे स्कूल में हमारे साथ ही मैथमेटिक्स के टीचर थे। अच्छा, और उनसे वो तो मुझे तू करे प्रदीप, अब वो पंजाबी थे, तो पंजाबी टोन उनकी बोलने में आया करती थी, तो बड़े प्यार से, बहुत से। और जो उन्होंने मुझे ट्रिप एंड ट्रैक इंचार्ज बनाया, और जब वो हॉल से निकलते थे बाहर, तो मैं अपना काम कराने, मुझे साइन वाइन कराने होते थे कागज में या कहीं भी, तो मैं उनको वहीं, मैं ऑफिस में कभी नहीं जाता था। तो हमारे स्कूल में एक टीचर है सोनिया कपूर, तो अक्सर ये कहती है, जैसा मैं तो आपकी पहचान इस तरह करती थी
कि आप भाटिया जी के पास मिलोगे। तो वो मैंने कहा भाई भाटिया जी के पास इसलिए कि मेरा काम फटाफट हो जाएगा। मतलब कई काम तो चलते हुए निपटा लेते थे। वो जैसे प्रार्थना सभा से आ रहे हैं तो चलते हुए कई टीचर अपना काम जो भी उनको ऑफिशियल वर्क होता था स्कूल का, तो उनसे बड़ी आत्मीयता रही, बहुत प्यार से उनके संबंध रहे। बाद के जो प्रधानाचार्य रहे उनके संबंध मेरे साथ बहुत मीठे, बहुत अच्छे नहीं रहे। अच्छा, मैंने भी बनाने की कोशिश नहीं की कि बहुत अच्छे संबंध हो, क्योंकि मैं आगे पीछे चक्कर नहीं काट सकता, ये मेरे स्वभाव में नहीं। हाँ, वो आपके स्वभाव में नहीं, बिल्कुल कि मैं जाके जी हजूरी करूं। सर मुझे सर मैं नहीं कह सकता। मतलब मैं आग झुका के बात करने वालों में से नहीं था, ये मेरी कमी थी। मैं उनकी कमी नहीं कहता, ये मेरी कमी थी। तो बाद में चीजें समझ में आती है कि अगर बॉस है तो आपको सॉरी भी कहना पड़ेगा, बाहर दरवाजे के खड़ा भी होना पड़ेगा, उनकी हाँ में हाँ भी करना पड़ेगा। ये काम मैं नहीं कर सकता था मनीष। तो बाद के जो 2 प्रिंसिपल्स रहे उनके साथ मेरे कोई उनके बल्कि मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। मैंने तो उनको अपनी गिनती में कहीं रखा ही नहीं। मैंने तो ये मान के ही चला कि मुझे अपने स्कूल में अलग काम करना है। जब वो ऑफिशियल किसी काम से बुलाते थे या मुझे कभी एक आध बार छुट्टियों के लिए कहना होता था तो मैं कह देता था। मेरा उनसे और कोई दूर दूर तक का वास्ता वो नहीं रहा, और इस चीज का अफसोस उन्हें होगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि अगर हमारी अच्छी बनती तो शायद मैं और ज्यादा कुछ कर पाता। और लेकिन हो सकता है हमारा बड़बोलापन, साफ और सटीक और दबंग हमारा भाव और चरित्र और कह देना, यही हमारी सबसे बड़ी कमी रही। और पूंजी भी है, बिल्कुल। मैं अपने आप को किसी और के लिए बदल लूं, बिल्कुल मैं उनमें से नहीं हूँ। सही बात, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये एहसास मैंने उनको दे दिया दोनों को कि अगर आप कोई बात मेरे से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं अपनी सलाह आपको दूंगा। आप चाहें कि मैं आपका कहा मान लूं एज इट इज, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन इसका असर मैंने पढ़ाई में कभी मनीष आने नहीं दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि भाई मेरी प्रिंसिपल से अगर नहीं बन रही तो स्कूल को ना, कभी नहीं। आज भी अगर किसी बच्चे से आप पूछ लेंगे तो अगर वो 5 टीचर्स का नाम लेगा या 2 या 3 तो उसमें पीके जैन सबसे ऊपर नाम आएगा। ये मैं कोई दम्भ नहीं है मुझे इस बात पे, लेकिन संतोष है मुझे कि मैं बच्चों को पूरा दे पाया। तो ये मुझे कोई राय बाद वाले प्रिंसिपल्स के लिए मेरी वो लिस्ट में है भी नहीं। मैंने कभी उनको माना नहीं, उन्होंने मुझे नहीं माना। तो संबंध ये बहुत अच्छे रहे कि ना तू मुझे कुछ कह भैया ना मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ। इससे बढ़िया संबंध अच्छे क्या हो सकते हैं। तो अब आप ये निर्णय करें कि अच्छे थे या बुरे थे। ये संबंध मेरे उससे रहे, लेकिन मैं उनको कभी ज्यादा जानने की मैंने कोशिश भी नहीं की। मॉडर्न स्कूल को आप यदि मैनेजमेंट के रूप में देखें तो उस दृष्टिकोण से आप किस हिसाब से उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे? जो मैनेजमेंट है वो इतनी छूट देता है टीचर्स को, बच्चों को, अभिभावकों को, प्रिंसिपल को, हेडमास्टर्स को कि आपका काम स्कूल चलाना है। आप एकेडमिक्स में हैं, अकादमिक व्यक्ति हैं, हम नहीं हैं। वो इस बात को स्वीकार करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल कि जो एक एकेडमिक से जुड़ा हुआ नहीं है और वो ये माने बिल्कुल कि भैया ये पढ़ना पढ़ाना तुम्हारा काम है। कॉपी कैसे चेक होगी, फंक्शन कैसे होगा, MUN का फंक्शन कैसे होगा, या आप जानो। डिबेटिंग सोसाइटी कैसे चलेगी, आप जानो। मैगजीन कैसे निकलेगी, आप जानो। प्रिंसिपल बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ मिलकर तुम काम करो भाई। बिल्कुल जिसकी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना हो, हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी, जब मैं कह रहा हूँ तो उसको बिल्कुल भी मानिएगा। इससे सुगत स्थिति हो नहीं सकती। मुझे याद आते हैं जो जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो श्रद्धेय अशोक प्रताप सिंह जी हमारे चेयरमैन थे और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। मुझे अच्छी तरह याद आता है। क्या आदमी, क्या वो वक्ता, क्या हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे। मैंने कहा इस व्यक्ति को जैन फिलोसफी के बारे में क्या पता है। तो मैं हैरान कि अगर कोई ऋषभ देव के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जैन धर्म में आत्मा और कर्म के बारे में कुछ पूछ रहा है, और ये है कौन। तो जब बाद में पता लगा कि ये स्कूल के भाई मालिकों में से हैं, गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन हैं, तो मैं हैरान रह गया इस चीज को कि उनको इतनी नॉलेज। वो हिंदी की ऐसी ऐसी चीजें, वो एक प्रश्न पूछा था, मित्र और मित्रता में क्या फर्क है। ये बहुत एक अजीब, मेरी दृष्टि में वो भाववाचक संज्ञा हो सकती है, वो संज्ञा हो सकती है अलग, लेकिन वो जिस गहराई से इस चीज को जानना चाह रहे थे मनीष मैं बता नहीं सकता। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कोई HOD हिंदी का कोई प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी का, कभी मुझे फिलोसफी के वो लग रहे थे,
कभी वो मुझे शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लग रहे थे। मैं तो धन्य हुआ। और क्या वो व्यक्ति, एक जब भी उनसे मिलने का हमने मौका मांगा, जब मैं अपनी पत्नी को लेकर के बहुत मुसीबत में था किन्हीं कारणों से, तो मुझे उनसे मिलना था, उन्होंने तुरंत बुलाया, कहता प्रदीप आज ही मिलो मुझसे 2 या 3 बजे। एक इतना बड़ा व्यक्ति जो मुझे कल परसों की डेट नहीं दे रहा। और जब उन्होंने मेरे सुना मेरी समस्या को, अकेले 1 to 1 बात हुई उनके ऑफिस में, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। और अगले दिन वो मेरे बरसों भागे भागे मेरे पास आ रहे हैं, अशोक जी ने आपको बुलाया है, कल आप उनसे मिले होंगे, ऐसा ऐसा काम आपने कहा था, उसका ये सॉल्यूशन उन्होंने दिया है। ऐसा मैनेजमेंट हो सकता है? बिल्कुल सही। उसके बाद कीर्ति सूद मैडम आई, जो हमारी चेयरपर्सन बनी, उन्होंने तो मैनेजिंग कमेटी के अंदर मेरी किताबों का ही विमोचन कर दिया। अरे वाह। और हिंदी की डिबेट वो कराया करती थी, तो उन्होंने उस डिबेट की जिम्मेदारी सौंपी कि विजय साहब आप हिंदी के हैं, आप कराएं इसको। और इतनी मृदुता से, इतनी मतलब इतनी प्यार से बातचीत उनका करना हमें आज भी याद आता है। और जब अब हमारी चेयरपर्सन है अंबिका जी, अंबिका पंत हैं, और उनसे भी एक आध बार जब भी फोन किया उन्होंने तुरंत बुलाया। और मुझे ही नहीं, भैया कि मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ कि कोई अध्यापक उनसे मिलना चाहे, कोई मिलना चाहे, तो पहले तो वो हालचाल पूछते हैं, घर में कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। तो एक चेयरपर्सन आपके परिवार के बारे में जान रही हैं, और आपकी फिर कहते हैं हाँ बताएं, मैं उनको समस्या बताता हूँ, अच्छा मैं आपको जवाब देती हूँ, और अगले दिन फोन आता है। तो ऐसा चेयरपर्सन किसी को मिलना, तो मैनेजमेंट के तो जितना धन्यवाद मैं दूं व्यक्तिगत तौर से उतना कम है। प्रदीप वीरेंद्र सिंह भी याद आते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैनेजिंग कमेटी में वो हमारे साथ थे। वो भी आके के बड़े डिस्कशन करते थे, स्कूल को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे करना, वो बहुत बातें पूछते थे, बताते थे। तो वो तो हम उम्र थे एक तरीके से, तो उनसे बड़ी खुल के बात होती थी। वो कहते प्रदीप खुल के बताओ क्या चाहते हो, स्कूल में कैसे इम्प्रूवमेंट लाए। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न स्कूल में याद आती है। वरना कई स्कूल ऐसे हैं, मनीष आप भी जानते हो, आप भी डीपीएस में पढ़ाते हो, कि जहाँ वो सिर पे बैठे रहते हैं कि तुमने ये कैसे कर दिया, तुमने ये कैसे कर दिया। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो करेगा प्रिंसिपल करेगा, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। शायद यही कारण है कि मॉडर्न स्कूल लगातार वर्षों से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अन्य गतिविधियां जो होती रहती हैं उनका केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल। और जब तक मैनेजिंग कमेटी जो होती है वो जब आपको इस तरह से अपने विचारों के रूप में, आपके कार्यों के रूप में आप पर विश्वास करती है और आपको स्वतंत्रता देती है काम करने की, तो निश्चित रूप से परिणाम मेरे ख्याल से इस तरह के आते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं। राइट, हाँ बिल्कुल। यानी हम एक नियम कायदों से बंधे हुए हैं। अगर मुझे वर्कशीट बनानी है तो बनानी है, टीचर्स डायरी लिखनी है तो लिखनी है, बच्चों को बाहर एक्टिविटी के लिए ले जाना है तो ले जाना है, वो स्वच्छंदता नहीं है। बिल्कुल, वो स्वतंत्रता मुझे है। और यही कारण है, तुमने ठीक कहा कि मॉडर्न स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप देखो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आपके स्कूल का और हमारा जो है आपस में कहीं ना कहीं हम जाके मिल जाते हैं। डीपीएस आरकेपुरम और मॉडर्न स्कूल, और आपको मानने में भी ये गुरेज नहीं होगा, कहीं ना कहीं मॉडर्न स्कूल आगे उनसे वो निकल जाता है। जितनी हम लोग ट्रॉफी लाते हैं, मॉडर्न स्कूल जितनी ट्रॉफीज लाता है, जहाँ जहाँ जीत, चाहे वो तैराकी हो, टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, बास्केटबॉल हो, कोई सी भी जगह आप स्क्वॉश ले लीजिए, हॉर्स राइडिंग ले लीजिए, जो भी आपको कोई कल्पना कीजिए, शायद 40-45 खेल होंगे। मैं खेलों में हूँ नहीं तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। हर जगह हमारे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मुझे तो इस बात पे गर्व होता है कि मैं ऐसे स्कूल में हूँ। मुझे इंदौर का एक स्कूल याद आता है, वहाँ के चेयरपर्सन ने मुझे कहा, दिल्ली कॉलेज इंदौर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक और स्कूल है, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, वो बिल्कुल किले जैसा स्कूल बना हुआ है। तो उनके डायरेक्टर अभिषेक वो मुझे मिले, वो कहते हैं जैसा आप अपने बच्चों को खिलाते क्या हो, वो जहाँ जाते हैं फंस जाते हैं, हम लोग आ नहीं पाते। तो उन्होंने ये चीज मेरे से पूछी, जो बड़ी अच्छी लगती है और संतोष देती है ये बात। मॉडर्न स्कूल में एक अध्यापक के रूप में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? देखिए, मॉडर्न स्कूल की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे बच्चे हैं। अगर मैं कहूँ मैं फलाने का इंचार्ज रहा, इंचार्जिस तो मैं बहुत चीज़ों का रहा, मैगजीन भी देखी, डिसिप्लिन भी देखा, कोऑर्डिनेटर भी, ये इसको मैं उपलब्धि नहीं मानता, ये तुम्हारे काम के एक हिस्से हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये रही
कि मैंने जो मेरी किताबों का हिस्सा बने, जो चीज़ें, जो थॉट्स, जो विचार, जो नए नए प्रयोग, वो मेरी उपलब्धि रही। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये किताब रही कि इस किताब की प्रेरणा जब मैं क्लास में जाता था, ये मैंने खुद को देखा कि मैंने कभी भी एक चैप्टर एक तरीके से नहीं पढ़ा है। एक सेक्शन अगर मेरे पास 3 है तो तीनों जगह में अलग अलग ढंग से खुद ही मन से निकलती थी बात, और कोई तैयारी ले होकर के मैं नहीं जाता था। कभी किताब मेरे हाथ में नहीं थी, वो दिमाग में थी वो किताब। मैं बच्चों को ये भी बता देता था इस शब्द के बाद ये आएगा, तो वो हैरान होते थे, सर आपको कैसे पता, आपको याद है क्या पूरा चैप्टर? तो ये जो उपलब्धि थी वो कि मैं हर लेसन को, हर पार्ट को एक अलग ढंग से पढ़ाऊं, नए नए उदाहरण, जीवन से उदाहरण दूं, उनके जीवन से उदाहरण लूं, ये मेरी उपलब्धि सबसे बड़ी मैं मानता हूँ। तो अभी हमने बात की मॉडर्न स्कूल जो आपकी एक प्रकार से कर्म भूमि रही, उसके बारे में। इसके साथ साथ आपने वो काम किए जिनके जरिए मैं आपसे जुड़ा। यदि मुझे याद है तो शायद 2002 के लगभग 2001 या 2 की बात होगी, जब मैं डीएलएफ पब्लिक स्कूल से एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला में प्रीत विहार में करने के लिए आया, और वहाँ मेरी आपसे मुलाकात हुई। तो वहाँ मैंने देखा कि लगभग 150 शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न स्कूलों से इकट्ठे थे, जो हिंदी के नए परिवर्तन, हिंदी में यदि अंक योजना है तो कैसी हो, और हिंदी में यदि उनको कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं का समाधान क्या हो, इस सब के बारे में, मतलब मैं अपने दिल से कहूँ तो शायद उससे पहले मैंने दिल्ली में ऐसी कोई कार्यशाला नहीं देखी थी। आमतौर पर सरकारी सीबीएसई कभी कोई वर्कशॉप करा देती थी या एनसीईआरटी की कोई वर्कशॉप हो जाती थी, लेकिन कभी व्यक्तिगत रूप से किसी का इतना जुड़ाव कि वो दूसरों की समस्याओं को सुने, न केवल सुने बल्कि अपना फ़ोन नंबर दे के ये भी कहे कि जब भी आपको काम हो आप मुझे याद कर सकते हैं। तो ये जो समर्पण था, इस समर्पण की परिणति मेरे ख्याल से तब हुई जब आपने एक संस्था का गठन, मेरे ख्याल से पंजाब में इसकी अमृतसर में शायद शुरुआत हुई, व्हाट्सएप ग्रुप की समस्या किया था, हिंदी कुटुंब, हिंदी कुटुंब, और उसके बाद वाकपीठ जी, और फिर संबोधन। बिल्कुल। तो इन तमाम मंचों के साथ साथ डॉक्टर प्रदीप जैन ने, क्योंकि देखिए एक होता है कि एक आपका व्यवसायिक जीवन है, एक आपका पारिवारिक जीवन है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पारिवारिक जीवन में भी चुनौतियाँ कम नहीं थी। हमारी भाभी जी दुर्भाग्यवश कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद आपने इन सबके बीच में इस सब के लिए समय आखिर कैसे? देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी, और यहाँ थोड़ा समय ट्रिकी हो जाता था। हर चीज़ तो स्कूल में नहीं बताई जा सकती थी। जितनी भी छुट्टियाँ होती थी उनका मैं सदुपयोग इसमें करता था। तुम भी जब आए थे तो वो शनिवार का दिन था, तो इत्तेफाकन मॉडर्न स्कूल में शनिवार इतवार की छुट्टी होती है। तो मुझे 8 दिन, अगर एक मैं पीटीएम का भी निकाल दूं तो 7 दिन, 6 दिन मान लो, 2-3 संडे भी छोड़ दूं, तो मुझे हर महीने 5 या 6 दिन मुझे मिल जाते थे। और उसके अलावा मुझे लगभग 50 के करीब गर्मियों की छुट्टियां, दशहरे की छुट्टियां और सर्दी की छुट्टियां। इस प्रकार मेरे हाथ में लगभग 100-150 छुट्टियां हो जाती थी, जिनका मैं सदुपयोग इस काम के लिए करता था। मेरा इन दिनों ट्रैवल बहुत रहता था। आप मानोगे नहीं, मैं शुक्रवार शाम को जब स्कूल से आता तो शाम को ही मैं कभी हैदराबाद की फ्लाइट, कभी बेंगलोर की, इंदौर की, भोपाल की, शिलोंग की फ्लाइट लेता। शनिवार इतवार को कार्यशाला करता और इतवार की रात को मैं दिल्ली पहुंचता। मंडे को मैं स्कूल ज्वाइन कर लेता। मैंने कभी उसका असर अपने स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, स्कूल के काम पर कभी भी नहीं पढ़ने दिया मैंने, कि मेरे वजह से वो, क्योंकि मुझे आप जानते हैं कि पूनम को ऐसी बीमारी थी जिसमें मुझे पैसे की भी जरूरत थी। किडनी की बीमारी एक राजयोग माना जाता है, ये एक ऐसा राज रोग है जिसमें पैसे की डायलिसिस के लिए बहुत सख्त जरूरत है और डॉक्टर्स की फीस, और ये तो स्कूल से ये काम नहीं चल सकता था और कोई और काम मैं करता नहीं था। तो मुझे अपनी गति को दूना करना ही था।
कोई और चारा मेरे पास था नहीं। तो ये काम मैंने पूनम की बीमारी लगभग 2000 से मैंने शुरू कर दिया था। जब तुम मुझे मिले तब मुझे शायद मेरी 30-40 वर्कशॉप हो चुकी थी। तुम बहुत बाद में मेरे से मिले और उन कार्यशालाओं के माध्यम से मैंने ये देखा मैंने कि हिंदी का अध्यापक थोड़ा तिरस्कृत सा है, थोड़ा परे सा पड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, साइंस की कार्यशालाएं तो होती हैं, अब हिंदी संस्कृत की और कोई ध्यान नहीं देता। तो मैंने उस विषय को पकड़ा, मेरा इंटरेस्ट भी, रुचि भी शुरू से उस और थी और मैंने पूरे देश भर में, अब तो शायद हजारों कार्यशालाएं हो गई, मुझे तो याद भी नहीं। और कोई राज्य, कोई जिला, कोई प्रदेश ऐसा छूटा नहीं जहाँ मैं ना गया हुआ हूँ। जब मैं मध्य प्रदेश को तुम्हारे उठाता हूँ तो भोपाल से शुरू करता हूँ, इंदौर पहुँचता हूँ, उज्जैन पहुँचता हूँ, बीच बीच में जबलपुर में भी, जबलपुर में मैं गया था, और पत्नी कहाँ का, मैं तो जगहों के नाम भी अब भूल गया हूँ। ये ऐसी स्थितियाँ हैं। मैंने देखा जब मैं सन 2008 में डीपीएस दुबई में अध्यापन करने के लिए गया, तो वहां पर लोगों ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप डीपीएस आर के पुरम से हैं? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल डीपीएस आर के पुरम से हूँ। हमने आपकी कुछ वो फोटोज वगैरह जो है वो डॉक्टर प्रदीप जैन जी के साथ देखी हुई है। तो वो मतलब वहां तक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और अब क्योंकि मैं भी कुछ व्हाट्सएप समूह, क्योंकि उन दिनों में व्हाट्सएप नहीं होते थे, हाँ, लेकिन अब हम उन सब शिक्षकों से जुड़े हुए हैं। तो मैं कई बार देखता हूँ और बड़ा आश्चर्य मुझे होता है कि आप अभी भी, मतलब अभी मैं सिर्फ 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जब आपके कुछ ऑडियो संदेश व्हाट्सएप पर थे, जब आप लोगों को बता रहे थे कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें आपको कैसे पढ़ाना है, 23-24 का जो पाठ्यक्रम आ रहा है उसमें कौन से पाठ हट गए हैं, किस पाठ को कितना वेटेज दिया जा रहा है। आप जब अभी कुछ दिनों में जब आप चेकिंग करने के लिए जाएं तो आपका बड़ा जोर इस बात पे रहता है कि जब आप चेकिंग करने के लिए जाएं तो आप बच्चों के का जो मूल्यांकन है उसमें किस कैसे बिंदु पर आप ध्यान रखें। तो इन सब चीजों के प्रति जो, क्योंकि अक्सर कर मैं थोड़ा क्षमा पूर्वक ये बात कहूंगा कि दिल्ली के बारे में लोगों की धारणा इस तरह से है कि यहाँ लोगों के पास अपने लिए ही समय नहीं है, दूसरों के लिए तो क्या होगा। तो उस स्तर पर ये सब चीजें कर पाना कैसे संभव हो पाता है? देखिए मुझे एकदम लगता है, मैं आपको बात बताऊं, परसों तरसों तो मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था, तो इत्तेफाकन क्या हुआ, जब मैंने मोबाइल खोला तो उसमें मैसेज किसी टीचर का आया हुआ था। बड़ी चिंतित थी क्या करना है अगले सत्र का। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी अध्यापक अध्यापिका देश में या विदेश में हिंदी या संस्कृत को लेकर परेशान होती है तो हम में से किसी ना किसी को तो ये उत्तरदायित्व उठाना पड़ेगा कि उसका समाधान प्रस्तुत करे। तो मैं उस समय नहीं देखता, रात के 11 बज रहे होते हैं, कभी 12-1 बज रहे होते हैं, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं फटाफट डाल देता हूँ। अच्छा, फिर मैं वो सबको भेजता हूँ। आपको हैरानी होगी मनीष कि देश और विदेश के लगभग 250 ग्रुप हैं जी, 250 ग्रुप, 250 जो जिनका संचालन मैं कर रहा हूँ, जिनका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अमृतसर से ही शुरुआत हमारी हुई थी और फिर तो चलते चलते जहाँ भी मैं जाता हूँ एक ग्रुप बन जाता है, जहाँ मैं जाता हूँ एक ग्रुप बन जाता है। अब जैसे तुम तो मध्य प्रदेश के हो, तो मध्य प्रदेश के शायद 10 ग्रुप हमारे पास हैं। इंदौर के 2 ग्रुप हैं, भोपाल के 3 ग्रुप हैं, जबलपुर के तो पत्नी कितने ही हैं। अब एक उरई का और तुम्हारे वो सागर साइड का जो एक ग्रुप बना है वो एक अलग ही ग्रुप बन गया है, अलग ही स्थितियां आ गई। उज्जैन का एक अलग ग्रुप, देवास का एक अलग ग्रुप हो गया है। मतलब मैं तुम्हें एक राज्य की बात कर रहा हूँ ये। और अगर दक्षिण में चले जाएंगे तो वहाँ तो हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ तो कोट्टयम का अलग है, त्रिशूर का अलग है, त्रिवेंद्रम का अलग है, कोच्चि का अलग है। मतलब मैं तो जगहों के नाम भी भूल जाता हूँ। तो साउथ के तो इतने, केरला के अंदर ही 10 ग्रुप हैं। तो अगर वो टीचर मेरे से कुछ पूछ रही है तो मुझे लगता है कि मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं वाकपीठ के माध्यम से जो सारे टीचर जुड़े हुए हैं उनका समाधान मैं प्रस्तुत कर सकूं। ये मेरी एक इच्छा रहती है। बिल्कुल। आपके व्यक्तित्व का एक और पहलू जो शायद मुझसे ज्यादा कोई और समझ सकता हो, क्योंकि कई बार आपके मेरे पास फोन आते हैं, मनीष उस टीचर को नौकरी की बहुत जरूरत है ना, कहीं किसी स्कूल में, कहीं किसी विद्यालय में। कई बार कुछ आपके विद्यार्थी जो हैं अब वो जो एक प्रधानाचार्य की भूमिका में भी आ चुके हैं, कई बार उनको किसी टीचर की जरूरत होती है। और यहाँ तक कि शिक्षक और शिक्षिका से इतर कई बार किसी दूसरे व्यवसाय में भी किसी को यदि काम की जरूरत होती है तो आप बड़ी चिंतित रहते हैं कि मनीष इसको कहीं ना कहीं हमें कोई परिचित हो या किसी तरह से हम उसको इंट्रोड्यूस करा पाए। तो
इंट्रोड्यूस कराना हमारा काम है, आगे उसकी प्रतिभा है, वो कैसे करेगा, इंटरव्यू देगा, जो भी एक मतलब उनका अपना तौर तरीका जो भी होते हों, लेकिन उनके बारे में चिंतित रहना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत अपने आप में बड़ी विशिष्ट बात है। और इस बात को लेकर के जहां तक मुझे याद है कि कम से कम हम 10 से 12 स्कूलों में ऐसे कुछ टीचर्स लोगों को, हाँ इससे भी ज्यादा, मतलब ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, देश से यहाँ तक कि कई लोगों को हमने दुबई में भी, देश से बाहर भी। तो इन सबके बीच में क्या कभी ऐसी कोई बात हुई कि किसी ने आपको उसके बाद फोन किया हो कि डॉक्टर साहब आपने कहीं ना कहीं, या आपके कहीं कोई इसके बारे में आपके अनुभव कटु रहे या मधुर रहे? मैं को बताऊं, मैंने अपेक्षा नहीं करता। आप जहाँ इशारा कर रहे हैं, जी मैंने आपके विद्यालय में ही किसी को इंट्रोड्यूस कराया था, आपको याद होगा, जी और वो पढ़ा भी रही हैं, जी और उन्होंने धन्यवाद भी नहीं कहा, मुझे अपेक्षा भी नहीं थी, जी जी। असल में ये बात मुझे किसी और ने याद दिलवाई कि क्या उन्होंने आपको फोन किया कि वो उनका वहाँ नियुक्ति हो गई है? मैंने कहा नहीं। फिर तुमसे मेरी इस बारे में बात हुई कि मैंने कहा भाई मनीष वो नियुक्त हो गई, ऐसी अच्छी बात, चलो बहुत अच्छी बात है, उनको मेरी तरफ से बधाई देना। फिर शायद तुमने उनको बधाई दी हो, फिर उनको एहसास हुआ हो और 2-3 दिन बाद उन्होंने फोन किया हो। बड़ी विचित्र स्थिति है। आप जिसका भला कर देते हैं उनमें से मैं मान के चलूं 5 या 10% भी नहीं जो फोन करते हैं और धन्यवाद देते हैं, अपेक्षा भी नहीं है। मैं इस अपेक्षा से काम करता ही नहीं, मेरा सिर्फ ये रहता है कि इसका घर चल जाए, ये कैपेबल है तो अपने आप सीट को निकाल के दे जाएगी, नहीं है तो स्कूल में ना कर देगा, मुझे अपेक्षा भी नहीं रहती। वैसे भी हिंदी में कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। तो तुम्हारे क्षेत्र में मैंने वहाँ पर भेजा डॉक्टर शुक्ला, अभिनव शुक्ला ने हिंदी के 2 या 3 टीचर्स को हमारे यहीं से गए हैं, उन्होंने लगाया और बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा। कई रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा वरना वो पकड़ निगाह में आ जाएंगे, वहाँ मैंने भेजा उनको, तो उन्होंने लगाया और वो ये शुक्र है कि किसी ने नाम खराब नहीं किया। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। कई प्रिंसिपल से मेरी पहचान है, आप जानते हैं, कभी फोन करके कह देता हूँ तो साथ में ये जरूर कहता हूँ कि अगर आपके स्कूल के नॉर्म्स को ये पूरा कर रही है तो रखिएगा, अगर आपको ये लगे कि नहीं ये आपके संस्कृति, विद्यालय संस्कृति में नहीं बैठ सकती, मना कर देना, मेरे कहने मात्र से मत रखना। ये मैंने तुमसे भी कहा। बिल्कुल। मैंने कहा आप उनका इंटरव्यू लीजिए, डेमो लीजिए, पूरी खरी उतरती हैं तो रखना, वरना मत रखना। याद होगा मैंने तुमसे कही थी। बिल्कुल। मैं तुम्हें सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, बाकी आपका था। बिल्कुल। तो ये स्थितियां इसके साथ। हाँ, तो डॉक्टर साहब अभी तक हम कुछ शैक्षणिक और अकादमिक बातों में उलझे हुए थे। जीवन के कुछ बहुत अलग अलग आयाम होते हैं और आपके साथ तो मतलब जो मैं क्या कहूँ कि यदि मैं आपको एक व्यक्ति ना कह के संस्था के रूप में संबोधित करूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करूंगा, क्योंकि लगभग जहां तक मुझे याद आता है ये हमारी, आप मेरे बड़े भाई कह लीजिए या आप मेरे मार्गदर्शक या मेरे मित्र, तो 23 साल से संबंध है और इस बीच में हमने परिवार के रूप में भी पारिवारिक संबंधों में भी और एक मैंने विद्यार्थी के रूप से मैं आपसे बहुत कुछ सीखा जी। और यदि मैंने थोड़ी बहुत कलम चलाना सीख लिया हो अभी तो निश्चित रूप से वो आपकी देन है। मैं तो मैं मूर्ख अल्पज्ञानी और तो अब हम थोड़े से जीवन के अलग अलग रंगों के बारे में यदि हम बात करें, क्योंकि जब भी अक्सर कर हम 2-3 घंटे बैठते हैं तो बहुत सारे पक्षों पर बात होती है। आज मौका ये मिल रहा है कि उन सब बातों को हम एक आम जनता के लिए कहीं ना कहीं रख पा रहे हैं। तो ये क्योंकि मौका और दस्तूर है, तो कोई ऐसी सफलता, एक ऐसा कोई क्षण जो आपको आह्लादित कर रहा होता हो कि हाँ मैं जैसे मीरा कहती थी, पायो जी मैं तो राम पायो जी मैं तो वर्कशॉप पायो जो वर्कशॉप में जब मैं जाता हूँ तो मुझे उस समय लगता है मेरे सामने चेन्नई में तो 300-400 टीचर्स होते हैं। दक्षिण भारत में 400 से कम नहीं होते। चेन्नई की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। हैदराबाद में जाऊँ तो 300। अच्छा। तो उस समय मुझे इतना आनंद का अनुभव होता है। आनंद कैसे कि मुझे आनंद ये होता है कि मैं इनको कुछ दे पा रहा हूँ।
और एक एक टीचर से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं एक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रैपिड फायर जी और मुझे हिंदी में उसके लिए जो सबसे अच्छा शब्द जो लगता है वो लगता है चटर पटर। तो यदि हम उन प्रश्नों की तरफ बात करें जी, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मैंने सुना है कभी कभी भाभी से हास्य विनोद के उसमें कि आपके बड़े सारे प्रेम प्रसंग भी रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई? अब मैं सच कैमरे पे कैसे बोलूं, असल में लोगों ने उनको प्रेम प्रसंग समझा जी वो प्रेम प्रसंग थे नहीं। जी। अगर मान लीजिए कोई महिला मित्र आपसे विद्यालय में खड़े होकर कॉफी पी रही है, बात कर रही है, तो वो प्रेम नहीं है, वो मेरी कलीग है, वो वहां पर एक साथी है, और लोगों ने उसको जो है वो प्रेम प्रसंग समझ लिया। अब इसको मैं क्या करूं? मनुष्य स्थिति तुम्हारे साथ भी हो सकती है। बिल्कुल। अगर कोई केक बना के लाती है जी। और मान लीजिए वो केक सबसे पहले मुझे दे रही है, तो वो मेरा प्रेम नहीं है उसके साथ, एक आत्मीयता हो सकती है, आत्मीयता में और प्रेम। और तुमने तो कई बार पूनम के सामने भी ये चर्चा की, तो पूनम भी हंस देती थी, कहती है मेरे अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो ऐसा कोई मेरा प्रेम प्रसंग किसी के साथ रहा नहीं, हमें जोड़ा जरूर जाता रहा और बड़ा मैं कुख्यात इस दृष्टि में कई बार हुआ। ऐसी कौन सी चीज रही या वो पल रहा जिसको आप दोबारा जीना चाहते हो? वो पल जो मैं जीना चाहता हूँ वो मेरी पत्नी के साथ, जब हम डलहौजी में थे और घूमने हम लोग कुल्लू मनाली भी गए और यूरोप में गए, तो एक बार वो समय अगर आ जाए तो मैं उसको जीना चाहूँगा, लेकिन वो संभव नहीं है। वो तो अब कई काम तो मुझे लगता है व्यक्ति को अगले जन्म के लिए रख देने चाहिए। अगर ऐसा मान करके वो चलता है तो जीवन संतोष मिलता है, वो स्थिति है। आप क्या सोचते हैं कि जो विद्यार्थी जिन्होंने आपसे शिक्षा प्राप्त की जी और अब एक अलग अलग मुकाम पर हैं, लेकिन उन दिनों में जब वो बच्चे होते हैं तो उनका आपके बारे में क्या आकलन या क्या सोच रहती थी? मैं बड़ा मस्त माना जाता था और आज भी मुझे वो मानते हैं जीवन, सर किसी की परवाह नहीं करते। सर मदमस्त हैं, क्लास में आते हैं, हंसाते हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रसंग, कोई गंभीर प्रसंग भी चल रहा हो तो कोई ऐसा प्रसंग ले आते हैं। और आज भी मुझे वो उसी एक जोकर शब्द तो पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन उस रूप में वो मुझे देखते हैं हमेशा विदूषक कि सर कोई बात ऐसी करेंगे कि हमें हंसी आ जाए। तो ये उनकी दृष्टि में आज भी रहता है। वो एक गंभीर प्रदीप जैन की कल्पना नहीं कर पाते कभी। एक लेखक के रूप में तो वो मानते ही नहीं। अगर जब मैं उनको कह देता हूँ बेटा 9वीं 10वीं की क्लास जो ये किताब स्पर्श और संचयन आप पढ़ रहे हो उसमें मेरा भी योगदान है और मेरा नाम लिखा है, तो वो बड़ी हैरानी से दिखता है आप ही हैं, वो ऐसे देखते हैं उसके अंदर। जी 35 सालों से अध्यापन कार्य चल रहा है, तो यदि एक शब्द में उसको ये कहें कि ये परिवर्तन आया है एक शब्द में? उन्मुक्तता, स्वच्छंदता आई है। एक उन्मुक्त, हम पंछी उन्मुक्त गगन में जो उन्मुक्तता है ना, वो चीज में अनुभव करता हूं जी। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज जो जिंदगी में आपको रिग्रेट करती हो कि मतलब किसी उसका पछतावा? हाँ, पछतावा मुझे एक चीज का है। शुरू में तो ये था कि मैं अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा पाया, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट में नहीं करवा पाया, जो बाद में मैं करवा पाया जी। और एक उसको कोरोना से मैं बचा नहीं पाया। यानी सारे साधन होते हुए एक से एक डॉक्टर्स को मैं जानता था। हाँ, उसमें हमने और मुझे तो तुमने भी मनीष मेरी बहुत मदद करी, तुमने ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराने की पूरा प्रयत्न तुमने किया, करवाया भी नहीं, बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने किया। लेकिन इतनी पहचान के बाद भी मुझे एक हॉस्पिटल में एक बेड नहीं मिला, एक डॉक्टर सबने हाथ खड़े कर दिए। और जब मैं एक नर्सिंग होम में पहुंचा भी तो वहाँ डॉक्टरों ने डबल ट्रिपल फीस मांगी कि आपको 50,000 रुपये पर डे के अलग देने पड़ेंगे और जो इलाज चलेगा वो अलग होगा। तो एक अलग अच्छा सा रूप मेरे सामने वो नहीं आया, तो वो रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा कि मैं किडनी से बचा के तो आगे तक ले आया, लेकिन कोरोना से मैं नहीं बचा पाया। ये मुझे रिग्रेट हमेशा रहेगा। अच्छा, ऐसा कुछ कि यदि डॉक्टर प्रदीप जैन को अपनी आत्मकथा लिखनी हो तो वो किस शीर्षक से हमारे सामने आएगी और उसमें क्या विषय वस्तु सिर्फ जीवन होगा या जीवन के कुछ अनछुए पहलू भी होंगे? नो वे और द हाईवे, कोई रास्ता नहीं है या चलो, इसकी कोई शब्द घड़ लिए जाएंगे। जी।
और आत्मकथा कुछ तो मैं इसमें लिख ही चुका हूँ, भाषा हाँ, शिक्षण और हाँ, रोचक गतिविधि में इसका दूसरा भाग तैयार हो रहा है। क्योंकि अध्यापक कुछ ऐसे काम जो मैंने देखा, जो हिंदी अध्यापक वो आजीविका से जूझते रहते हैं। विद्यालयों के हमें इतने काम होते हैं कि इन सब कामों के लिए समय नहीं मिलता। वो समय अभी मिलता है जब सेवानिवृत्त शब्द आपके साथ जुड़ता है। आप सेवा से निवृत्त होते हो, आप कर्म निवृत्त नहीं होते। तो उसके अंदर मैं उन अनुभवों को जो एक वो असल में आत्मकथा मेरी नहीं होगी, जी जी, वो हर एक की होगी। जी, ये किताब भी जब पढ़ते हैं लोग तो सर आपने इसमें कई बातें ऐसी लिखी हैं, लगता है ये मेरी कहानी, हम हैं इसमें। तो वो आत्मकथा का शीर्षक ये होगा कि मेरी नहीं तेरी कहानी। तेरी कहानी, बिल्कुल। वो उसको मैं लिख रहा हूँ, एक अध्यापक को मैं लिख रहा हूँ। जी जी। अच्छा, आप कई लोगों के लिए, जिसको आजकल इंग्लिश में बड़ी आसानी से कहते हैं रोल मॉडल, आदर्श प्रेरक व्यक्तित्व है, तो आपके लिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसी घटना हो जिसने आपको प्रेरित किया हो? तो ये घटना तो नहीं, व्यक्ति जी। मुझे रामजस कॉलेज में डॉक्टर चंद्रकांत बाली थे, जो मेरे संस्कृत के टीचर थे। और शुरू से अगर चलूं तो मैं अपना आदर्श चाणक्य को मानता हूँ, और कृष्ण को जी, और डॉक्टर बाली को, और प्रोफेसर उपाध्याय को, जो मेरे पीएचडी के मेरे टीचर रहे, मेरे गाइड रहे। इनसे मुझे प्रेरणा कुछ काम करने की मिली। और बाद में चल के जब नामवर जी से मेरा परिचय हुआ, संयुक्ता लूथरा जी से मैं मिला, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान एक रोल मॉडल के रूप में मेरे जीवन में रहा। अच्छा, मैं इसे इस साक्षात्कार का अंतिम प्रश्न मानूंगा, बाकी तो हम चर्चा चलती यात्रा अनवरत जारी रहेगी जी। एक स्कूल कैसा हो? भाई ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि हमारे देश में बड़ी विभिन्नता है। जी। मैं कहूँ दिल्ली जैसा मॉडर्न स्कूल सारे हो जाएं, नहीं, वो तो संभव नहीं। सही। एक पहाड़ी इलाके में अगर कोई स्कूल, कोई गवर्नमेंट स्कूल है या कोई संस्था स्कूल चला रही है, उसके पास साधनों का अभाव है, तो वो डीपीएस जैसा नहीं हो सकता, वो दून स्कूल जैसा नहीं हो सकता। एक स्कूल ऐसा जरूर हो जहां पर अध्यापक में एक कुछ करने की, कर गुजरने की एक जज्बा, बच्चे में सीखने का हो। एक टीचर अपना सब कुछ दे दे, चाहे वो पेड़ के नीचे बैठ के क्यों ना पढ़ा रहा हो, स्मार्ट बोर्ड हो या ना हो, कंप्यूटर हो या ना हो, लेकिन वो उसको जगा रहा हो, उसको दिशा दिखा रहा हो। स्कूल ऐसा हो। ये तो साधन मात्र है कि व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्ट बनाना है, ये करना है, ये तो बेकार की चीजें मानता हूँ। तुमने अगर एक बच्चे को जगा दिया, उसकी आपने एक इच्छा को प्रवृत्त कर दिया, आपने उसकी चाह को जानने की, बस आपने अपना काम कर दिया। अब अंतेवासी कहा जाता था, उपनिषद किसे कहते थे? बच्चे नीचे बैठते हैं, गुरुजी ऊपर बैठ के, कौन सा उनके पास स्मार्ट बोर्ड था भाई? वो हमारे सामने 108 उपनिषद लिख के चले गए, 100 से ऊपर हमारे सामने पुराण आ गए, कौन सा स्मार्ट बोर्ड था? किसने टंकित किया भाई? किसने टंकित किया? जो हमारे भाषा कौशल हैं वही उस समय थे। बल्कि लिखना तो बहुत बाद में आया, पढ़ना तो उससे भी बाद में आया। ये तो सुनना और बोलना दो चीजें थी। ऋषि बोल रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, बस बिठा रहा है। पूरे वेद याद थे, आज भी है, कंठस्थ थे। ये संस्कृति है। तो कौन सा स्मार्ट बोर्ड था भाई? वो तो साधन, हम हमारा काम आसान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो काम आसान कर रहे हैं, काम आसान कर रहे हैं। यही मैंने भी किया। मैंने स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, हर चीज का मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने पाया कि जो मैं बच्चे से आंखों में आंख डाल के बात कर सकता हूँ, इसको कोई ऐसा काम दे दूं जो ये कल अपने आप बिना किसी गूगल बाबा के जाके, कोई गाइड नहीं, कोई कुछ नहीं, ये करके ले आए, वो स्कूल मुझे चाहिए। मेरी आपकी मुलाकात जब हुई थी तो मुझे याद है कि एक संबोधन और उसके नीचे एक मधुबन एजुकेशनल शब्द जो था, हाँ, लगा हुआ था। तो उसके साथ कैसे, कब ये यात्रा प्रारंभ हुई? ये जब मैं कहता हूँ कि आज मैं हूँ जी, और मैं जीवन से लड़ पाया, पूनम का इलाज कर पाया, बोनी को पढ़ा पाया, हिंदी का अध्यापक ही तो हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर मधुबन मेरे साथ ना होता तो मैं अपनी इस यात्रा को पूरी उस ढंग से ना कर पाता। हाँ, प्रथम मेरे साक्षात्कार में अलका जी ने पूछा था,
आपको कारों का शौक बहुत था। हाँ जी। एक हिंदी अध्यापक और BMW मेल नहीं खाता, बिल्कुल ठीक बात ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जो सुनेगा तो जी। ये क्या है भाई, जरूर कोई गलत काम करता होगा, कोई नंबर 2 की कमाई होगी, एकदम दिमाग में ये चीजें जाती हैं, जबकि ऐसा था नहीं। ये तुम भी जानते हो इस चीज को। आज तक मैंने ना ट्यूशन पढ़ाया, ना कभी मैंने कोई गलत का पेपर बेचा हो, दे दिया हो किसी को, कुछ मेरे बस की नहीं है ये काम। तो मधुबन ने मेरा बड़ा सहयोग दिया। इत्तेफाकन जिन दिनों पूनम बीमार पड़ी, देखो ईश्वर एक रास्ता जो खोलता है ना, एक बंद करता है, खोलता है। तो उसने, मैं कार्यशाला में गया हुआ था, मधुबन की शारदा चावला जी और सजीली शिरोडकर, जो मधुबन चलाती थी, मालकिन थी दोनों, तो वो बैठी हुई थी। हमने 2-4 प्रश्न संयुक्ता जी से पूछे, उन्होंने मुझे बाहर बुला लिया जब चाय पानी हो रहा था, आप हमसे मिलिए। मैं उनके ऑफिस गया, जयपुरा में होता था, आप हमसे जुड़िए। मैं कहा मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपका समय चाहिए नहीं, आप हमसे जुड़िए। मैं जुड़ा तो उन्होंने एक पर मंथ का मेरा कुछ पैसे फिक्स किए, बड़ा अच्छा लगा। एक अतिरिक्त पैसा जब घर में आता है तो कई चीजें साथ जुड़ती हैं। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप एक मंच बनाइए जो पूरा इंटरनेशनल लेवल का संबोधन मंच बना, जहाँ तुम मेरे से मिले थे, हमारी मुलाकात हुई थी। तो उसमें हमने मैगजीन भी निकाल रहे हैं, टीचर्स को हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं, बड़े फंक्शन 500 टीचरों को पूरे हिंदुस्तान से बुला रहे हैं। तुम भी आए हुए उन कार्यक्रमों में। PhD चैम्बर में हमने वो किया, ICI सेंटर में किया, हैबिटेट में किया, अलग अलग जगह हमने वो सेंटर, जयपुर में किया, भोपाल में किया, दिल्ली में किया, बड़े बड़े मतलब लाखों करोड़ों का खर्चा हमने उसके अंदर किया। वहां से पहचान बननी शुरू हुई। जब पहचान बनती है, काम आप करते हो, हाँ मुझे पैसे की जरूरत थी, उन लोगों ने बहुत मेरी मदद की। किताबें छापी, और किताबों के अंदर जो रॉयल्टी मिलती है, उससे मैं अपने पूनम का इलाज करवा पाया। मेरे कितने ही पैसे उसमें लोग लेके भाग गए, खर्च हुए, तुम जानते हो। मेरा मकान गिरवी रखा गया, और ये सारी स्थिति, स्कूल बंद करना पड़ा जो मैं चलाता था। तो कई चीजें साथ साथ चली, बंद हुई, आई, बंद हुई। तो ये सारी स्थितियां मैंने देखी। तो मधुबन का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं जहाँ हूँ, मैं मधुबन में संयुक्ता जी को याद करता हूँ, मैं मधुबन में वीरेंद्र जैन को याद करता हूँ, अब योगिता उसकी एडिटर हैं, नवीन जी हैं जो चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मधुबन में मुझे कुछ लोग बहुत याद आते हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में पूरा अपना जोर लगाया, सिखाया। संयुक्ता जी ने, जो NCERT की बाल भारती की मुख्य लेखिका थी, बहुत डांटा, कभी कभी बहुत डांटती थी, लेकिन मैं सीखता चला गया उनसे। शारदा जी मुझे आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान शारदा जी का रहा। सजीली ने तो इतना एक अटूट विश्वास किया मुझ पर। जब ये गुंजन की पाठमाला चल रही थी, बहुत सारे सुझाव मेरे से लेते थे, उनको मानती भी थी, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात थी। संपादिका हालांकि उनकी संयुक्ता जी थी, लेकिन बहुत सारे आइडियाज जो वर्कशॉप से हमको मिलते थे। उसके बाद सजीली के बाद नवीन जी से परिचय हुआ, जो CEO रहे, जो बिजनेस हेड हैं, आज भी हैं। और वीरेंद्र जी आए, वीरेंद्र जी से बहुत कुछ सीखा। संयुक्ता जी से, वीरेंद्र जी से एडिटर के रूप में एक बड़े ज्ञानी लोग थे जो हिंदी की पकड़ जिनको थी। और अब बाद में योगिता साथ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, और नवीन जी हैं, और हिमांशु गुप्ता हैं जो पूरी स्वतंत्रता पूरी मधुबन को देते हैं। एस चांद के प्रमुख हैं, और एस चांद के अंडर ही ये मधुबन हमारा आता है। तो पूरी स्वतंत्रता और मुझे पूरी छूट काम करने की, विचारों को पूरी वरीयता और महत्वता और आदर सम्मान। तो आज मैं जो भी हूँ मधुबन में आपकी वजह से हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देश विदेश में लाखों अध्यापक, आप सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। आप जो पूछते हैं वो मेरी एक सीख होती है। बहुत सारे अध्यापक मुझे याद आ रहे हैं। अंजू दुबे मुझे याद आती हैं, जिन्होंने हैदराबाद में वो बहुत बार मेरे से मिलती थी, उनको मैं भूल नहीं पाता हूँ। दिल्ली में वर्षा श्रीवास्तव जो इंदौर से हैं, दिल्ली में कार्य कर रही हैं, वो मुझे याद आती हैं। सिलीगुड़ी के अंदर मेरे बहुत से अध्यापक हैं जिनको मैं भूल नहीं पाता, जिन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, मेरी पुस्तकों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मनीष, तुम तो हो ही, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे तुम, तुम्हारा योगदान मैं भूल नहीं सकता। चेन्नई के टीचर्स, हैदराबाद, बेंगलोर में सबसे ज़्यादा प्यार मिला, कोच्चि में सबसे ज़्यादा मुझे प्यार मिला। तो कई टीचर्स के नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे आप माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप सब मेरे दिलो दिमाग और जहन में हैं, जिनका योगदान, जिनका प्रेम मुझे मिला। आप सबका मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।